तो आज हम एक ऐसी किताब की बात करने वाले हैं जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। वैलेस डी वॉटल्स की द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। हाँ। हमारे पास इसका एक डिटेल्ड हिंदी सारांश है और सवाल सीधा सा है, क्या अमीर बनना वाकई एक विज्ञान है जिसके कुछ तयशुदा नियम है? बिल्कुल, और यही तो इस किताब का सबसे बड़ा और सबसे कंट्रोवर्शियल दावा है ना? हाँ, कि वॉटल्स ये नहीं कहते कि ये एक आर्ट है या किस्मत का खेल है, वो इसे साइंस कहते हैं। जैसे 2+2=4 होता है। एग्जैक्टली उनका मानना है कि अगर आप कुछ चीजें खास तरीके से करेंगे तो आप अमीर बनेंगे ही बनेंगे। मतलब इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और ये खास तरीका ये शुरू होता है एक बहुत ही फंडामेंटल आइडिया से कि हर इंसान को अमीर बनने का हक है। लेखक के हिसाब से ये कोई लालच नहीं बल्कि एक जरूरत है। सही बात है। वो कहते हैं कि अपने पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए, एक भरपूर जिंदगी जीने के लिए पैसा जरूरी है। गरीबी को महान बताना, वो कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी गलती है। और इसी हक से वो दो रास्तों का फर्क समझाते हैं ना। हाँ बिल्कुल। पहला है कॉम्पिटिटिव तरीका, यानी प्रतिस्पर्धा। अच्छा, इसमें आप मानते हैं कि दुनिया में सब कुछ लिमिटेड है। अगर आपको कुछ चाहिए तो वो किसी और से छीनना पड़ेगा। जैसे एक ही केक है और आपको बड़ी स्लाइस चाहिए तो किसी और की स्लाइस छोटी करनी होगी। आज का ज्यादातर बिजनेस इसी सोच पर चलता है। लेकिन लेखक वो इस रास्ते को पूरी तरह से नकार देते हैं। वो कहते हैं कि असली रास्ता है दूसरा, सृजनात्मक तरीका यानी क्रिएटिव मेथड। हाँ, और ये उनका सबसे आदर्शवादी और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल आइडिया है। क्रिएटिव तरीके का मतलब है कि आप किसी से कुछ छीन नहीं रहे हैं, आप कुछ नया बना रहे हैं। आप ये मानकर चलते हैं कि यूनिवर्स में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, वो अनलिमिटेड है। आपको किसी और का केक छीनने की जरूरत नहीं है। आप अपना नया केक बना सकते हैं। पर यहीं पर एक सवाल उठता है, क्या आज की मतलब इतनी हाइपर कम्पेटिटिव दुनिया में प्योर क्रिएशन मुमकिन है? हर नया प्रोडक्ट किसी पुराने को मार्केट से बाहर करता है। सही। क्या उबर ने टैक्सी ड्राइवरों के साथ compete नहीं किया? क्या नेटफ्लिक्स ने ब्लॉकबस्टर को खत्म नहीं किया? लेखक इस असलियत से कैसे डील करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। और लेखक का जवाब शायद इंटेंशन में, मतलब नीयत में छिपा है। नियत में? हाँ, उनके हिसाब से एक क्रिएटर का मकसद किसी को बर्बाद करना नहीं होता। उसका मकसद होता है एक बेहतर वैल्यू, एक नई सुविधा देना। उबर की नीयत टैक्सी वालों को बेरोजगार करना नहीं थी, बल्कि लोगों को एक बेहतर ट्रांसपोर्ट ऑप्शन देना थी। बिल्कुल। नतीजा कंपटीशन हो सकता है, लेकिन शुरुआत क्रिएशन से होती है। आप दुनिया में कुछ ऐड करने की सोच रहे हैं, किसी से कुछ सब्ट्रैक्ट करने की नहीं। ठीक है, तो ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। चलिए इसे और अनपैक करते हैं, क्योंकि लेखक के इस पूरे विज्ञान की नींव सोच पर टिकी है। वो कहते हैं कि विचार यानी थॉट्स सिर्फ दिमाग में नहीं रहते, वो असलियत बनाते हैं। और यहाँ पर हमें इस किताब के सबसे अजीब और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अच्छा, जब लेखक ब्रह्मांड की शक्तियां या यूनिवर्स कहते हैं, तो उनका मतलब किसी वेग पॉजिटिव एनर्जी से नहीं है। उनका एक बहुत ही स्पेसिफिक आइडिया है, जिसे वो फॉर्मलेस सब्सटेंस या थिंकिंग स्टफ कहते हैं। थिंकिंग स्टफ, ये क्या चीज है? उनका मानना है कि ये एक जीवित सोचने वाली ऊर्जा है, जिससे सारी चीजें बनी हैं। ये जमीन, ये हवा, ये टेबल, सब कुछ ये मूल पदार्थ है। बाप रे! और सबसे बड़ी बात, हमारे विचार इस थिंकिंग स्टफ पर सीधा असर डालकर उसे किसी भी चीज में बदल सकते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी को घड़े का आकार देता है। बिल्कुल वैसे ही हमारे विचार इस फॉर्मलेस स्टफ को हमारी मनचाही चीजों का आकार देते हैं। यही उनके विज्ञान का आधार है। मतलब ये कोई मेटाफर नहीं है। लेखक का सच में मानना था कि हमारे विचार फिजिकल रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। उनके लिए ये उतना ही सच था जितना गुरुत्वाकर्षण का नियम। और इसीलिए वो कहते हैं कि अभाव या गरीबी के बारे में सोचना लिटरली गरीबी को क्रिएट करना है। क्योंकि आप उस थिंकिंग स्टफ को गरीबी का ब्लूप्रिंट दे रहे हैं। हाँ, और समृद्धि के बारे में सोचना समृद्धि को क्रिएट करता है। अगर ऐसा है तो सिर्फ सोचने भर से काम क्यों नहीं हो जाता? इस मानसिक प्रोसेस के और क्या हिस्से हैं? सारांश में इच्छा या डिजायर का जिक्र है। हाँ, क्योंकि उस थिंकिंग स्टफ को एक बहुत ही साफ और स्पष्ट ब्लूप्रिंट चाहिए। सिर्फ ये सोचना कि मुझे अमीर बनना है, ये एक धुंधली तस्वीर देने जैसा है। लेखक कहते हैं आपकी इच्छा क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल साफ। आपको ठीक ठीक पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं और कैसा चाहते हैं। जितनी साफ आपकी मानसिक तस्वीर होगी, उतनी ही तेजी से वो फॉर्मलेस स्टफ उस आकार में ढलेगा। ठीक है, तो आपके पास एक साफ इच्छा है,
लेकिन मन में तो हर पल शक भी पैदा होता है ना? होता है। जब बाहर के हालात मुश्किल हों तो ये विश्वास कैसे बनाए रखें कि जो मैं सोच रही हूँ वो सच होने वाला है? और यहीं पर इस फिलॉसफी का दूसरा और सबसे मुश्किल पिलर आता है, विश्वास, फेथ। विश्वास। लेखक के लिए विश्वास का मतलब उम्मीद रखना नहीं है। इसका मतलब है एक गहरी, शांत सर्टेनिटी रखना कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिल चुका है। मिल चुका है। हाँ, बस अभी आपकी आंखों के सामने नहीं आया है। ये शक और डर को पूरी तरह से नकारने की प्रैक्टिस है। अच्छा। जब आपको शक होता है तो आप उस थिंकिंग स्टफ को मिक्स सिग्नल्स भेजते हैं और क्रिएशन का प्रोसेस रुक जाता है। लेकिन सिर्फ चाहना और विश्वास करना, ये थोड़ा पैसिव नहीं लगता? क्या कोई ऐसा एक्टिव अभ्यास भी है जो लेखक बताते हैं इस मानसिक अवस्था को बनाए रखने के लिए? हाँ, है। मुझे याद है सारांश में कृतज्ञता मतलब ग्रैटिट्यूड का जिक्र था। बिल्कुल। और ये बहुतों को अजीब लगता है। अमीर बनने का आभार या ग्रैटिट्यूड से क्या कनेक्शन है? वही तो। कनेक्शन बहुत गहरा और साइकोलॉजिकल है। लेखक का तर्क है कि जब आप शिकायत करते हैं तो आपका दिमाग उन चीजों पर फोकस करता है जो आपके पास नहीं है। आप अभाव की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। लेकिन जब आप आभारी होते हैं, चाहे कितनी भी छोटी चीज के लिए, आपका दिमाग उन चीजों पर फोकस करता है जो आपके पास हैं। तो आप एक अबंडेंस माइंडसेट में आ जाते हैं। एग्जैक्टली। आप अभाव की फ्रीक्वेंसी से हटकर समृद्धि की फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं। अच्छा। लेखक के अनुसार कृतज्ञता आपके मन को यूनिवर्स की उस क्रिएटिव एनर्जी के साथ ट्यून कर देती है। आप जितना ज्यादा धन्यवाद देते हैं, उतनी ही ज्यादा चीजें आपको धन्यवाद देने के लिए मिलती हैं। तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बन जाता है। बिल्कुल। तो ये पूरा मानसिक ढांचा तैयार हो गया, एक स्पष्ट इच्छा, अटूट विश्वास और लगातार कृतज्ञता। पर पैसा सिर्फ सोचने से तो घर आएगा नहीं, एक्शन का क्या रोल है? यहीं पर ज्यादातर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गलत समझते हैं। वॉडल्स बहुत साफ कहते हैं कि सिर्फ सोचना काफी नहीं है, काम भी करना होगा। हाँ, आपको काम भी करना होगा, लेकिन एक खास तरीके से। और वो तरीका है सृजनात्मक कार्य। और यहीं पर वो एक बहुत ही दिलचस्प बात कहते हैं, हर लेन देन में आपको सामने वाले को जितने पैसे आप उससे ले रहे हैं उससे ज्यादा की उपयोगिता मूल्य यानी यूज वैल्यू देनी चाहिए। हाँ, और ये क्रिएटिव तरीके का सार है। इसका मतलब है कि अगर कोई आपको 100 रुपए देता है तो आपके प्रोडक्ट या सर्विस से उसे 100 रुपए से ज्यादा का फायदा या संतुष्टि मिलनी चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप दुनिया में वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं, आप जीवन को बढ़ा रहे हैं, और यही स्पिरिट ऑफ एडवांसमेंट है जिसकी बात लेखक करते हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर आज के बिजनेस वर्ल्ड में ये कितना प्रैक्टिकल है? मान लीजिए कोई एक कॉल सेंटर में काम करता है और उसका सपना एक रेस्टोरेंट खोलना है। ठीक है। लेखक के अनुसार उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे कॉल सेंटर की हर कॉल को इतनी अच्छी तरह से हैंडल करना चाहिए कि वो यूनिवर्स को अपनी काबिलियत का सिग्नल दे, या उसे अपने फ्री टाइम में रेस्टोरेंट की प्लानिंग करनी चाहिए? लेखक शायद कहेंगे दोनों। दोनों? हाँ, उनका एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है वर्तमान में कार्य करना, एक्टिंग इन द प्रेजेंट। अच्छा। इसका मतलब है कि आप भविष्य की चिंता में या अतीत के पछतावे में अपनी एनर्जी बर्बाद ना करें। जो काम आज आपके हाथ में है उसे अपनी पूरी क्षमता से करें। तो उस कॉल सेंटर कर्मचारी को उसे हर कॉल पे अपना बेस्ट देना चाहिए। ऐसा करके वो सिर्फ अपनी सैलरी नहीं कमा रहा, बल्कि वो ये साबित कर रहा है कि वो और बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार है। जब आप अपने वर्तमान काम को कुशलता से करते हैं तो तरक्की के रास्ते अपने आप खुलते हैं। तो अपने आज के काम को पूरी ईमानदारी से करना और साथ ही अपने बड़े सपने की मानसिक तस्वीर को भी बनाए रखना। बिल्कुल। आपका आज का काम उस बड़े सपने तक पहुंचने की सीढ़ी है। अगर आप आज की सीढ़ी ही ठीक से नहीं चढ़ेंगे तो ऊपर कैसे पहुंचेंगे? सही बात है। हर दिन का काम परफेक्शन के साथ करना आपके विश्वास को भी मजबूत करता है और यूनिवर्स को दिखाता है कि आप ज्यादा के लिए तैयार हैं। इसके अलावा सारांश में कुछ बाहरी फैक्टर्स का भी जिक्र है, जैसे सही व्यवसाय चुनना और सही संगति में रहना। हाँ, क्योंकि आपका माहौल आपकी विश्वास पर सीधा असर डालता है। लेखक कहते हैं कि आपको वो काम करना चाहिए जिससे करने में आपको मजा आता हो और जिसमें आपकी नेचुरल प्रतिभा हो। किसी ऐसे काम में जबरदस्ती लगे रहने से आप कभी भी अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। और संगति तो और भी जरूरी है। अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो हमेशा निराशावादी बातें करते हैं, तो उनके विचार आपके विश्वास को धीरे धीरे दीमक की तरह खा लाएंगे। मतलब अपने मानसिक गार्डन को नेगेटिव खरपतवार से बचाना जरूरी है। बिल्कुल। आपको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो आगे बढ़ने की, विकास की सोच रखते हैं, जो आपको प्रोत्साहित करते हैं। हाँ, जो आपके विजन में विश्वास करते हैं। ये आपकी मानसिक बैटरी को चार्ज रखता है। और इन सब सिद्धांतों के ऊपर जो सबसे बड़ा विचार है वो है विकास की भावना,
द इम्प्रेशन ऑफ इंक्रीज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके हर काम के पीछे की नीयत सिर्फ अपना फायदा नहीं, बल्कि हर किसी का विकास होना चाहिए। हर किसी का? हाँ, आप जो भी करें उससे आपके ग्राहक का, आपके कर्मचारी का, आपके सप्लायर का, सबका जीवन बेहतर होना चाहिए। जब आप इस भावना के साथ काम करते हैं कि मैं यहाँ सबको ऊपर उठाने आया हूँ, तो लोग अपने आप आपकी तरफ खिंचते हैं। पैसा फिर एक बाई प्रोडक्ट बन जाता है। आप एक चुंबक बन जाते हैं जो अवसरों और धन को अपनी ओर खींचता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इन सब का क्या मतलब है? द साइंस ऑफ गेटिंग रिच कोई जादुई मंत्र नहीं है, बल्कि एक सिस्टम है। ये एक खास तरीके की सोच से शुरू होता है जिसमें आप एक थिंकिंग स्टफ पर अपनी इच्छा की छाप छोड़ते हैं। फिर उस सोच को अटूट विश्वास और लगातार कृतज्ञता से सींचते हैं। बिल्कुल। और आखिर में उस मानसिक ऊर्जा को एक खास तरीके के एक्शन में बदलते हैं। ऐसा एक्शन जो क्रिएटिव हो, वर्तमान में हो और हर किसी के जीवन में वैल्यू ऐड करे। बिल्कुल सही कहा। पुस्तक का अंतिम संदेश यही है कि प्रतिस्पर्धा छोड़कर सृजन को अपनाना ही स्थायी धन और सुख का मार्ग है। लेखक का दावा है कि अगर कोई इन सिद्धांतों का लगातार और ईमानदारी से पालन करे तो अमीर बनना एक संघर्ष नहीं, बल्कि जीवन का एक स्वाभाविक नतीजा बन जाता है। जैसे बीज से पौधा उगना स्वाभाविक है, वैसे ही इस तरीके से समृद्धि आना स्वाभाविक है। ये सब सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, पर यकीनन आसान नहीं होगा। और इसी के साथ हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। जरूर। इस पुस्तक का एक सिद्धांत है कि हर लेन देन में दूसरों को उससे अधिक उपयोगिता मूल्य यानी यूज वैल्यू देना चाहिए जितना आप उनसे नकद मूल्य यानी कैश वैल्यू लेते हैं। आज की व्यावसायिक और कॉर्पोरेट दुनिया में जहां अक्सर मुनाफे को और शेयर होल्डर वैल्यू को प्राथमिकता दी जाती है, इस सिद्धांत को व्यावहारिक रूप से कैसे लागू किया जा सकता है? क्या यह सिर्फ एक आदर्शवादी विचार है या ये एक बहुत गहरी और प्रैक्टिकल बिजनेस स्ट्रैटेजी भी हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल है। इस पे सोचा जा सकता है।